हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवन कंसेप्ट सेंटर पे। तो पहली क्लास में हमने पढ़े थे परावर्तन के बारे में, उसके नियमों के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में, देखेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है। और प्रतिबिंब पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण में देखेंगे कौन कौन सा दर्पण होता है, और उसके बाद कुछ प्रूव्ड करने वाले फार्मूले हैं। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल है, फिर एक चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण जब दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण जब दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पे मिलती है या किसी बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं, अपने मिरर में क्या देखते हैं, अपने शक्ल को देखते हैं, तो हमारा शक्ल क्या होता है, उस मिरर के पीछे बन जाता है, छप जाता है। तो हम क्या कहते हैं, मिरर के उस पार जो बनता हुआ प्रतिबिंब है, वो बनता हुआ तस्वीर है, वो हमारा प्रतिबिंब है। तो कुछ प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, कुछ प्रतिबिंब काल्पनिक होते हैं। जैसे कुछ प्रतिबिंब जो होते हैं वो रियल में होते हैं, कुछ प्रतिबिंब होते हैं जो काल्पनिक होते हैं, यानी कि उसे हम छू नहीं सकते हैं, उसे हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रतिबिंब क्या होता है कि उसे हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो जैसे हम लोग देखे होंगे कि प्रोजेक्टर में जब कोई प्रोजेक्टर होता है तो वो प्रोजेक्टर के द्वारा क्या करता है, किसी प्रतिबिंब को पर्दे पे उतार कर किसी प्रतिबिंब को पर्दे पे उतार देता है। हम क्या देखते हैं कि पर्दा पे कोई प्रतिबिंब को वो उतार देता है, और ये प्रतिबिंब को हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जब कोई दर्पण में कोई देखता है तो क्या देखते हैं कि दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बना है उसे हम छू नहीं सकते हैं। क्या होगा, जब छुएंगे तो लगेगा वो हमसे और अधिक दूर में है, वो हमें सिर्फ दर्पण ही छुलाई देगा। लेकिन जब कोई प्रोजेक्टर के द्वारा किसी प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारता है तो हम क्या करते हैं, इस प्रतिबिंब को स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस बिंदु पे मिलती है या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इसका डिफिनीशन हो जाएगा, आपका डिफिनीशन हो जाएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। जी हाँ, ये डिफिनीशन बहुत ही इजी है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण जब दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। अभी हमने बताए थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं जिसे हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होता है, एक है वास्तविक, दूसरा है काल्पनिक। इसी को हम लोग आभासी भी कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, देखिए यहाँ पे पूरा डिफिनीशन वही रहेगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, यहाँ पे आपको खाली कर देना, वास्तव में मिलती है, उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
और किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये आपका दूसरा डिफिनीशन हो गया इसका, काल्पनिक प्रतिबिंब का या आभासी प्रतिबिंब का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। एक मिरर लेंगे, उस पर कोई लाइट, कोई किरण, उस पर जब हम कोई किरण को मारते हैं तो क्या देखते हैं, ये किरण यहाँ से दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ आ जाता है और हम इससे यहाँ देखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से ये इस तरह से और ये इस तरह से निकल जाता है। यहाँ से देखते हैं और ये यहाँ से निकल जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे दो किरण लिया है, एक किरण लिया है OA और दूसरा किरण लिया है OM। तो हम क्या देखते हैं, इसका प्रतिबिंब OM का प्रतिबिंब MI बनता है और OA का प्रतिबिंब AI बनता है। तो इस तरह से हमने दो किरण लिया है और दोनों का प्रतिबिंब जब बनाते हैं तो क्या देखते हैं, ठीक इसका ऑपोजिट उतना ही दूरी पे बनता है जितना दूरी पे वस्तु रखा होता है। जितना दूरी से O से प्रकाश की किरण M पे आती है, ठीक उतना ही दूरी से हम क्या देखते हैं कि I से आती हुई प्रकाश की किरण M पे मिलती है। यानी कि वस्तु की दूरी जितना होती है ठीक प्रतिबिंब की दूरी भी उतना ही होती है। और ये नियम हमेशा समतल दर्पण पे ही काम करती है। जी हाँ, ये नियम आपका सिर्फ समतल दर्पण पे ही काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करने वाला है। अगर आप उत्तल दर्पण लेते हैं या अवतल दर्पण लेते हैं तो उसमें प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है या उल्टा भी बन सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, जिस तरह से प्रतिबिंब होता है उसी तरह से इसमें प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हम लोग दर्पण में क्या देखते हैं, समतल दर्पण में जब उसके सामने आकर खड़े होते हैं तो क्या देखते हैं, हमारा दायां हाथ बाएं हाथ में दिखाई देता है, बाएं हाथ दाएं हाथ में दिखाई देता है। जब दर्पण के सामने ये हाथ उठाते हैं तो लगता है हमने ये हाथ उठाया है, जब ये हाथ उठाते हैं तो लगता है हमने ये हाथ उठाया है। इस परिवर्तन को हम लोग, इस घटना को हम लोग पार्श्व परिवर्तन भी कहते हैं। समतल दर्पण से हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं, देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, क्या रियल में ही जो इसका प्रतिबिंब दूरी होता है वो वस्तु दूरी के बराबर होता है, क्या ये रियल है या फेक है। ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या सच में उतना ही दूरी पे बनता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक समतल दर्पण लेते हैं, ये आपका क्रियाकलाप है। एक समतल दर्पण लेते हैं और एक बिंदु स्रोत लेते हैं और इस बिंदु स्रोत से तो अनेक प्रकाश की किरणें निकलती है, लेकिन हम सिर्फ दो ही किरण लेते हैं। एक किरण को हम यहाँ से परावर्तन करते हैं और दूसरे किरण को हम इस तरह से परावर्तन करते हैं। तो ये क्या देखते हैं, ये वाला परावर्तन तुरंत पुनः लौट जाती है और ये परावर्तन क्या होती है, ये यहाँ से यहाँ निकल जाती है। ये आपका आई हो जाएगा। ये आपका आर हो जाएगा, क्योंकि परावर्तन यहाँ से हो रहा है हमारा प्रतिबिंब का, तो ये आपका आर हो जाएगा। और यहाँ देखें तो ये हमारा आई हो जाएगा और ये हमारा आर हो जाएगा। हाँ, तो चलिए देखते हैं। तो हमने एक
बिंदु स्रोत लिया है, इससे हमने सिर्फ 2 ही किरण को पार होने दिया है। तो पहला किरण कहाँ से पार हुआ, पहला किरण आपका ये हो गया, दूसरा किरण आपका ये हो गया। जब हम देखते हैं कि पहला किरण यहाँ से टकराकर पुनः लौट जाती है और दूसरा किरण यहाँ से टकराकर यहाँ चली आती है, तो पहला किरण में क्या होता है, उसका प्रतिबिंब जब हम देखते हैं तो ठीक यहीं पे बनता है, यानी कि OM का प्रतिबिंब IM बनता है। और जो OA बनाए थे हमने, यहाँ OA का प्रतिबिंब बनाए थे, ये हम क्या देखते हैं कि AB में कन्वर्ट हो जाता है। OM का प्रतिबिंब MI में और OA का प्रतिबिंब AI में कन्वर्ट हो जाता है। इसका प्रतिबिंब ये बनता है और इसका प्रतिबिंब ये बनता है। MO का प्रतिबिंब MI बनता है और OA का प्रतिबिंब AI बनता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जितना दूरी वस्तु का होता है, ठीक उतना ही दूरी हमारा प्रतिबिंब का होता है, यानी ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं वस्तु दूरी आपका क्या हो जाएगा, OM बराबर आपका हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब आपका कहाँ बना है, IM में। इस तरह से हमने क्या देखा कि वस्तु दूरी हमेशा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। वो सिर्फ समतल दर्पण में ही काम करती है, ये नियम सिर्फ समतल दर्पण के लिए ही काम करती है, अन्यथा ये दर्पण में और कोई अदर दर्पण में काम करने वाले नहीं है। इसलिए हम समतल दर्पण में क्या देखा कि जितना वस्तु दूरी होता है, ठीक उतना ही हमारा प्रतिबिंब दूरी होता है। इससे यह साबित हो गया है कि वस्तु दूरी हमेशा प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है, वो भी समतल दर्पण में। आगे पढ़ना है पार्श्व परिवर्तन। इस परिवर्तन में हमने पहले भी बताया था कि पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है कि प्रतिबिंब जितना वस्तु होता है उतना ही प्रतिबिंब भी बनता है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, उल्टा होता है। अगर हमारा दायां हाथ है तो उस प्रतिबिंब में बायां दिखाई देगा, जब बायां है तो वो दायां दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इस क्रियाकलाप के लिए एक कार्ड लेते हैं। इस कार्ड में हम कोई कलम से या पेन से, कोई कलम से या स्केच से हम R लिख देते हैं। R लिखने के बाद क्या करते हैं, जब इसे हमने दर्पण पे देखते हैं तो हमें दर्पण में कुछ इस तरह से R दिखाई देता है, यानी ठीक इसकी आकृति सेम होती है, लेकिन क्या होता है, ये दायां भाग इसके बाएं भाग में आ जाता है, बाएं भाग इसके दाएं भाग में आ जाता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि दर्पण में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है, किसी भी वस्तु का दायां भाग बाएं भाग में दिखाई देता है, बाएं भाग दाएं भाग में दिखाई देता है। इस परिवर्तन को हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। आप यहाँ हमने डिफिनीशन नहीं लिखाएंगे, आप खुद से ही डिफिनीशन लिख लीजिएगा। फिर से हम एक बार बोल रहे हैं कि जब किसी वस्तु का दायां भाग बाएं भाग में और बायां भाग दाएं भाग में दिखाई दे तो इस परिवर्तन को हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये आपका पार्श्व परिवर्तन खत्म हो गया। ये आपका समतल दर्पण में ही था, तो समतल दर्पण यहाँ से आपका समाप्त होता है। बस एक टॉपिक और है समतल दर्पण का, समतल दर्पण की विशेषताएं। तो आगे पढ़ेंगे समतल दर्पण की विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषता होती है, ये समझ में आ गया होगा।
ये आपके एग्जाम में आते हैं 2 नंबर का कि समतल दर्पण की विशेषताएं लिखें, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहला विशेषता क्या है इसकी कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, रुक जाओ। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है, जितना बड़ा वस्तु होता है ठीक उतने ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब भी बनता है। तीसरा हो जाएगा प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप कहने का मतलब है दायां भाग बाएं भाग में, बायां भाग दाएं भाग में होता है। चौथा आपका हो जाएगा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है।